Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Agha Shahryar Khan. I welcome to all of you once again on the platform of CSS Greenery. My little introduction is I belong to the 48th CTP, belong to Pakistan Audit and Account Service and currently working as Assistant Director in Customs Audit. आज जो हमारा सेशन है वो है हमारा द स्टार्ट ऑफ और द कमेंसमेंट ऑफ बैच 3 ऑफ CSS इंग्लिश एसे. ठीक है जी. सबसे अभी जितने भी कोर्सेज हैं डिफरेंट एकेडमीज़ के अंदर डिफरेंट टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं, सब अच्छे तरीके से पढ़ा रहे होंगे, बट हमारा सबसे एक तो डिटेल्ड सेशन होता है, डिटेल्ड कोर्स होता है और हम कोशिश करते हैं कि उसमें हर सेगमेंट ऑफ एसे को टच करें, ना सिर्फ टच करें बल्कि उसकी प्रैक्टिस भी करें, उसकी इवैल्यूएशन भी दें, उसका फीडबैक भी दें, ताकि आप को इस काबिल कर दे ताकि आप खुद से ऐसे लिख पाए. देखिए, दो अप्रोचेज होती है. एक अप्रोच होती है कि आपको रेडीमेड ऐसे यहाँ पर दे दिया जाए कि भाई ये 5-10 ऐसे हैं, ये उसकी आउटलाइन है, ये उसकी इंट्रोडक्शन है, ये उसका कंक्लूजन है, इसको रटो और जाके एग्जाम में लिख कर आ जाओ. ये बिल्कुल एक ब्लंडर है. ठीक है. करेक्ट अप्रोच ये है कि किसी को भी जो है वो उस काबिल करो कि खुद से जो है वो ऐसे लिख पाए. एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है ना कि डू नॉट गिव मी अ फिश बट टीच मी हाउ टू अ फिश, कि मुझे मछली ना दो बल्कि मुझे मछली पकड़ना सिखाओ ताकि मैं खुद से इस काबिल हो जाऊं कि मैं किसी भी तरीके का ऐसे जो है वो अटैम्प्ट कर पाऊँ. आज इसकी पहली क्लास है जो कि ओपन सेशन है, ओरिएंटेशन सेशन आप इसको बोलते हैं, ओपन सेशन बोलते हैं. ओपन सेशन का मकसद हमेशा ये होता है कि आपको पूरा डिटेल प्लान दिया जाए कि ये सेशन किस तरीके से आगे बढ़ेगा, फिर इंग्लिश ऐसे की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए, वो क्या एरियाज़ हैं जिनके ऊपर काम करना चाहिए, वो क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो एक स्टूडेंट करता है जिसकी वजह से इंग्लिश ऐसे में 96-95% बच्चे जो है वो फेल हो जाते हैं, वो कौन सी बुक्स हैं जिनको कंसल्ट करना चाहिए, वो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको कंसल्ट करना चाहिए, और उसके बाद से एक कंप्लीट आपको रोड मैप दिया जाए कि इस तरीके से हम अगले 2 महीने में ये इंग्लिश ऐसे का कोर्स लेके चलेंगे. फिर देन आपकी मर्ज़ी है आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें या ना करें, या कोई भी आप प्लेटफॉर्म ऐसा ज्वाइन करें ताकि आप इसी जो है वो तसलसल से आगे बढ़ पाए. अच्छा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम डायरेक्ट टू द पॉइंट के ऊपर आते हैं. देखें ऐसे की करेक्ट अप्रोच क्या है. ठीक है. व्हाट इज़ द करेक्ट अप्रोच ऑफ इंग्लिश ऐसे. सबसे पहले मैं आपको ये बात करूँगा बिफोर डिस्कसिंग दिस टेक्निकलिटीज़ एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू इंग्लिश ऐसे. सबसे पहले आपके पास जो है ना वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए. मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चे जो फेल, वो बच्चा जिसको तमाम चीज़ें आती हैं, जिसने तमाम साल ऐसे पढ़ा है, उसकी प्रैक्टिस की, उसका फीडबैक पढ़ा, उसके फेल होने की वजह होती है कि ही और शी पैनिक इन द एग्ज़ाम. ठीक है. वो एग्ज़ाम में पैनिक कर जाते हैं और वहाँ पर वो जाके अपना जो जो चीज़ आती भी होती है वो नहीं लिख पाते. तो सबसे पहले आज ही आप एक इरादा कर लें कि अगर आप इंग्लिश ऐसे किसी से भी पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं और इसकी प्रैक्टिस कर रही हैं, तो अपने जहन में आपने ये रखना है कि नो मैटर व्हाट हैपन्स आई कैन क्वालिफाई द पेपर ऑफ इंग्लिश ऐसे इन CSS. कुछ भी हो जाए, चाहे कोई पेपर पास हो ना हो, मैंने इंग्लिश ऐसे का ज़रूर पेपर पास करना है. हमारे बच्चों का मसला ये होता है कि सब चीज़ें प्रिपरेशन करने के बाद भी उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं आता, या कोई उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं देता कि आप इंग्लिश ऐसे पास कर पाओ. सब चीज़ें पढ़ने के बाद भी हमेशा उनका ये होता है कि पता नहीं मैं ऐसे पास कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या नहीं होगा. इसकी मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ. एक छोटी सी एग्जाम्पल जो मेरी पर्सनल एक एग्जाम्पल है कि मैं और मेरा दोस्त था. मेरा दोस्त बहुत पहले से इंग्लिश ऐसे की तैयारी करता था, बहुत अच्छा इंग्लिश ऐसे लिखता था, बहुत ऐसे लिखकर चेक भी करा चुका था, टीचर उसकी ज़्यादा तारीफ़ करते थे. अब इंग्लिश एग्ज़ाम में क्या हुआ, ऐसे में सुबह 9 बजे हम दोनों खड़े हुए एग्जामिनेशन हॉल के बाहर, और वो कह रहा है कि यार पता नहीं ऐसे पास होगा नहीं होगा, कौन सा टॉपिक आएगा कौन सा टॉपिक नहीं आएगा. एंड आई वाज लाइक यार हमने पूरे साल मेहनत की है, क्यों नहीं हम इंग्लिश ऐसे पास कर पाएंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा. तो ही इज़ लाइक कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, मुझे अभी भी डाउट है. और एट द एंड जब रिजल्ट आया तो उसका इंग्लिश ऐसे फेल था और मेरा इंग्लिश ऐसे पास था. तो कहने का मकसद ये है कि प्रिपरेशन के साथ ये तमाम चीज़ें हम पूरे 2 महीने तक पढ़ते रहेंगे, बट थिंग दैट रिक्वायर्ड फ्रॉम यू फ्रॉम द फर्स्ट डे until the day of exam is that you must have believe on yourself. You must have confidence on yourself कि भाई
आप इस टाइम के ऊपर आपका कोई भी स्टैंडर्ड है, आपकी कोई भी लैंग्वेज एरर्स मौजूद है, आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं आता, आपको आउटलाइन बनानी नहीं आती, आपको कंक्लूजन लिखना नहीं आता, बॉडी पैराग्राफिंग का मसला कुछ भी है, बट डिस्पाइट दैट अगर आप इस सेशन में मौजूद हैं आज, जो यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं, इसका मतलब आपके अंदर वो जुस्तजू है ना, यू वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, यू वांट टू इम्प्रूव इंग्लिश एसे, यू वांट टू परफॉर्म वेल। तो आज से आपने जहन में ये करना है कि चाहे कुछ भी हो, मैं इंग्लिश ऐसे पास कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। यस, हाउ, हाउ का जवाब हम आपको देंगे, पूरे 2 महीने तक उसको पूरी प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन आपने अपने बिलीफ के ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर एग्जाम तक क्वेश्चन नहीं करना कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। ये चीज़ मुझे आप लोगों से रिक्वायर्ड है। मैं हर सेशन के डे 1 में ख़ास तौर के ऊपर इंग्लिश ऐसे में ये कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर टीचर्स, एकेडमीज, डराने वाले लोग ज़्यादा मौजूद हैं। हमारे सोसाइटी का एक अलमिया ये है, एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग दैट जो पैसिमिज्म बहुत ज़्यादा है। यस, जो है वो 96% फेल हो जाते हैं बच्चे, तुम्हें तो ये भी नहीं आता, तुम कैसे पास करोगे? उसको बोला नहीं ठीक, मैं पास कर लूँगा, आप मेरी फिक्र ना करें। कैसे पास करूँगा? हाँ, ये मैं सीख रहा हूँ कि मैं किस तरीके से ऐसे पास करूँगा। नाउ व्हाट इज़ द करेक्ट अप्रोच ऑफ इंग्लिश एसे? इंग्लिश एसे की आपने खुद से या हम जो आपको प्रिपरेशन कराएंगे किस तरीके से करनी है? तो देखिए 4 से 5 चीज़ें हैं जो इंग्लिश एसे में चाहिए ही चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमेशा ये याद रखना, मैं वन बाय वन उसको डिस्कस भी करूँगा, कि इंग्लिश एसे की तैयारी करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जेंडर स्टडीज़ की तरह नहीं हो। क्या मतलब कि इंग्लिश ऐसे ऐसा नहीं है कि जो है हमने आज स्टार्ट किया और 15 दिन बाद आपने बोला कि भाई 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद आपने बोला भाई मेरे इंग्लिश ऐसे की तैयारी हो गई, और आपने ऐसे बंद करके साइड पे कर दिया और दूसरा सब्जेक्ट लेके बैठ गए। जिस तरह आप जेंडर स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस और दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट में करते हैं कि भाई 20-25 दिन वो ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ा, यूएस हिस्ट्री, उसके नोट्स बनाए, उसकी प्रिपरेशन की और उसको फिर साइड पे रख दिया और दूसरा सब्जेक्ट लेके बैठ गए। ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अगेन आपके चांसेस कम हो जाएंगे क्वालिफाई करने के। इंग्लिश ऐसे एंड इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आप डे 1 से स्टार्ट करते हैं और जब तक आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता आप उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यूस करते रहते हैं। यानी जो भी आपका वीकली स्केड्यूल है पढ़ाई का, उसके अंदर इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का होना लाजमी है। कंटिन्यूस प्रैक्टिस होना लाजमी है टिल एग्ज़ाम। यस, हमारा ऐसे का बैच 2 महीने का है जिसमें हम आपसे मॉक एग्जाम भी लेंगे, लेकिन उसका बात ये नहीं है कि आपकी प्रैक्टिस, आपकी तैयारी ख़त्म हो गई। नहीं, आप अपनी प्रैक्टिस को प्रिपरेशन को जारी रखेंगे टिल एग्जाम। यस, आप फीडबैक हमसे जो है इवेलुएट करा लें, किसी और टीचर से इवेलुएट कराएं, लेकिन इसकी प्रिपरेशन ख़त्म नहीं होगी। ये नहीं समझें कि 2 महीने में, 1.5 महीने में ऐसे सीख कर मैं ख़त्म कर दूंगा या कर दूंगी। नहीं जी, ऐसे आज से अगर हम बैठे हुए सितंबर 20 से, तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता फरवरी में, आप अपनी जो है वो प्रिपरेशन चलाते रहेंगे, आपने रोकनी नहीं है प्रिपरेशन। हाँ, वीक में कितने ऐसे लिखने हैं, किस तरीके से लिखने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो 2 चीज़ें हमने पहले बताई। द फर्स्ट वन इज कॉन्फिडेंस, ऑलवेज बिलीव ऑन योर सेल्फ। द सेकेंड थिंग इज कंटिन्यूस प्रैक्टिस टिल द फाइनल डे ऑफ एग्जाम। ठीक है जी। थर्ड वन, व्हाट आर द कॉम्पोनेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंग्लिश ऐसे? एक स्टूडेंट को क्या चीज़ें पता होनी चाहिए या किन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए ताकि वो इंग्लिश ऐसे के पेपर में अच्छा परफॉर्म करे। मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई है क्या क्या चीज़ें जी यहाँ पर। सबसे द फर्स्ट वन इज टेक्निकलिटीज, द सेकेंड थिंग इज प्रिपरेशन, द थर्ड थिंग इज प्रैक्टिस, फोर्थ इवेल्युएशन, फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। वन बाय वन इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि आखिर ये हैं क्या और हमारे स्टूडेंट्स इनके अंदर गलती कैसे करते हैं। सो स्टार्ट विद द टेक्निकल पोर्शन। अब टेक्निकल पोर्शन में हमारे मसला ये है एकेडमीज़ का, टीचर्स का और डिफरेंट जो CSS गुरुज अपने आप को बोलते हैं कि जब भी वो इंग्लिश ऐसे की क्लास पढ़ाना शुरू करते हैं ना, तो डायरेक्ट आउटलाइन के ऊपर आ जाते हैं, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन के ऊपर आ जाते हैं। टेक्निकल पोर्शन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ टाइटल। जो भी इंग्लिश ऐसे का आपके एग्जाम में टाइटल आ रहे हैं, क्या वो आप उनको समझ भी पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। एंड मैं आपको आज ये बात श्योरिटी से कह रहा हूँ, पिछले 3 साढ़े 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ आफ्टर क्वालिफाइंग CSS,
कि बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे जिनकी प्रिपरेशन अच्छी होती है, जिनकी नोट्स मेकिंग अच्छी होती है, रिसर्च अच्छी होती है, दे फेल टू कॉम्प्रीहेंड द टाइटल ऑफ एन इंग्लिश एसे। टाइटल आता है जी, क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। वो गवर्नेंस के ऊपर एक जर्नलाइज्ड ऐसे लिखकर आ जाते हैं कि इंट्रोडक्शन, गवर्नेंस की डेफिनेशन, क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस, कॉजेज बिहाइंड द क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस, इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। ये उसने पूछा ही नहीं है। उसने पूछा है कि क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस को आप रिफॉर्म्स के थ्रू एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के थ्रू किस तरीके से एड्रेस कर सकते हो। तो इस ऐसे के बेसिकली 3 पार्ट थे, क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस, रिक्वायर्ड रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। ये 3 पार्ट अगर आपने इन प्रोपोर्शन उनको एड्रेस किया है तो देन आपका ऐसे वही है जो एग्जामिनर ने आपसे पूछा है। अगर नहीं आपने किया तो इसका मतलब आपने वहाँ पे किस्सा कहानियाँ सुनाई। देन जी एक ऐसे आता है वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी। बच्चा देखता है वाटर क्राइसिस के ऊपर ऐसे दुआ मांगता है कि अल्लाह तुमने मेरे बड़ा एक एहसान किया, मैं तो क्वालिफाई हो गया। और वो वाटर क्राइसिस पे एक जर्नलाइज्ड ऐसे लिख कर आ जाता है, इंट्रोडक्शन, वाटर क्राइसिस, कॉजेज ऑफ वाटर क्राइसिस, इम्पैक्ट ऑफ वाटर क्राइसिस एंड सोल्यूशन। भाई एग्जामिनर डिडंट आस्क यू अबाउट द जेनरिक ऐसे ऑन वाटर क्राइसिस। एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि हाउ वाटर क्राइसिस इज impacting या इफेक्टिंग द नेशनल यूनिटी एंड द नेशनल इंटीग्रेशन। वो आपने बताना है कि किस तरीके से वाटर क्राइसिस की वजह से नेशनल यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन इंपैक्ट कर रही है। फिर यहाँ पर वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी लिखा है, दैट इज इट। आप सिर्फ पाकिस्तान सेंट्रिक रखो तब भी ठीक है, ना रखो तो वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसने यहाँ पे कहीं पे पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया। आपने बताना है कि भाई वाटर क्राइसिस से पाकिस्तान की नेशनल यूनिटी पे क्या असर पड़ रहा है, सूबों के दरमियान रिफ्ट है, न्यू रिजर्वायर्स बनाने के ऊपर मसला है, ठीक है जी। और उसके अलावा जी वाटर यूजेज के ऊपर मसला है, वो उसको कहता है कि भाई आप मेरा वाटर जो है वो चोरी कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह इंडिया में अगर आप देखें, इंडिया के अपने मसले हैं, कर्नाटका के अंदर, तमिलनाडु के अंदर जो है वो उनकी दूसरी स्टेट्स में वाटर क्राइसिस के ऊपर इश्यूज हैं, जिसकी वजह से सिविल वॉर लगने का जो है वो, या सिविल वॉर तो नहीं, खैर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो अगर ये तमाम केस स्टडीज़ आपके पास मौजूद हैं तो आप ये ऐसे कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। सिमिलरली अभी 2024 में एक ऐसे आया, काफ़ी लोगों ने उसको अटैम्प्ट किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ डेथ टू क्रिएटिविटी। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी शेयर की है, ग्रुप में भी शेयर की है। मुझे नहीं पता कि आप लोग उस ग्रुप में मौजूद हैं या नहीं मौजूद है, मैं हर चीज़ शेयर कर रहा होता हूँ। तो क्या है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द डेथ टू क्रिएटिविटी। अब तकरीबन तमाम बच्चे 2024 के एसए की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो है वो ऐसे ज़रूर तैयार किया हुआ था। अब जैसे ही उन्होंने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेथ टू क्रिएटिविटी, उन्होंने एआई को अटैम्प्ट किया। मेजॉरिटी ने एआई को जनरल सेंस में अटैम्प्ट किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, टाइप्स क्या हैं, उसके वो एवोल्यूशन के कॉजेज़ क्या हैं, उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, उसको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। एंड हेयर एंड देयर उन्होंने क्रिएटिविटी का जिक्र कर दिया। अगर आपने इस तरह ऐसे अटैम्प्ट किया है तो आपका रिजल्ट बहुत बुरा आएगा। आपने अक्सर देखा होगा इंग्लिश ऐसे में बच्चों के 2 नंबर आते हैं, 3 नंबर आते हैं, 5 नंबर आते हैं, और आप लोग हैरान होते होंगे कि यार बच्चा तो पूरा ऐसे लिख कर आया है, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर उसके क्यों आ रहे हैं। और उसकी बेसिक वजह यही है कि उसने जो है इस तरह की हरकतें की। अब डेथ टू क्रिएटिविटी का मतलब ये था कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारे आर्टिस्ट के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट डाली इन अ नेगेटिव वे में। किस तरीके से वीडियोग्राफर्स, रिसर्चर्स, म्यूजिशियंस, कंपोजर्स, सिंगर्स, ठीक है, इनके काम के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्रिएटिविटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। आर्किटेक्चर्स, ठीक है, डिज़ाइनर्स, ठीक है, वेब डिज़ाइनर्स, क्योंकि अब ये सब काम आप एक प्रॉम्प्ट दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको करके दे देती है। इस तरीके के अगर आपको चीज़ें इस तरीके से अगर आप टाइटल को समझ रहे हैं तभी तो ठीक है, वरना आप ऐसे चाहे आप जितनी भी प्रिपरेशन कर लें, आप ऐसे अच्छा अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो अब क्या है जी, कॉम्प्रीहेंशन ऑफ टॉपिक। हम कैसे इसको लेके चलेंगे कॉम्प्रीहेंशन ऑफ टॉपिक को, ये भी मैं साथ साथ बता देता हूँ। यहाँ पर स्लाइड होगी एक कि कॉम्प्रीहेंशन ऑफ टॉपिक में हम क्या करेंगे। हमने पिछले 10 से 20 साल के जितने भी टॉपिक हैं उनको कैटेगराइज किया हुआ। अगर आप पास्ट पेपर्स देखेंगे जो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि डिफरेंट कैटेगराइजेशन ऑफ टॉपिक्स है। कभी टॉपिक आपका स्टेटमेंट की सूरत में आता है,
कभी टॉपिक आपका क्वेश्चन फॉर्म में आता है, कभी वो टॉपिक के अंदर और करके दे देता है, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर्स और ब्लेसिंग, कभी वो टॉपिक में एंड दे देता है, ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशन, ठीक है, या एनर्जी क्राइसिस कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, कभी वो दो टॉपिक मिक्स्ड करके दे देता है, वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी, या फिर न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म एंड आवर कल्चर, फॉरेन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एंड फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज। तो ये जितने भी कैटेगराइजेशन ऑफ टॉपिक है इसको हम वन बाय वन देखेंगे कि इस कैटेगरी को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। क्या जो ऐसे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर्स और ब्लेसिंग, और एक ऐसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर्स एंड ब्लेसिंग, क्या दोनों को एक ही तरीके से एड्रेस किया जाएगा? द आंसर इज नो, दोनों को एक ही तरीके से एड्रेस नहीं किया जाएगा, दोनों के तरीके डिफरेंट हैं। एक ऐसे है फॉर एग्जाम्पल के इज पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन क्वेश्चन बेस्ड, ऐसे क्या इसको किस तरह, क्या मैं इसमें फॉर भी लिख सकता हूँ, अगेंस्ट भी लिख सकता हूँ, और एक स्टेटमेंट बेस्ड ऐसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच शुड हैव लिमिटेशंस, क्या इसमें भी मैं फॉर और अगेंस्ट जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम डिफरेंट कैटेगराइजेशन के अंदर इसको वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कुछ पास्ट पेपर्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, जिससे आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें 2016 में, तो यहाँ पर जो है वो वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी, फिर इस तरह का ऐसे जैसा कि मैंने कहा जो कॉलन के साथ आते हैं, जो एक टॉपिक होता है यानी गुड गवर्नेंस, और कॉलन के बाद उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, इसको किस तरीके से डील करेंगे। फॉर एग्जांपल ये रहा क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंस कॉलन इम्प्लीकेशंस फॉर एन इंटीग्रेटेड कंट्री। फिर क्वेश्चन बेस्ड टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ डज फॉरेन एड हेल्प टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसको कैसे किया जाएगा। कुछ और ऐसे आपको दिखा देता हूं, ये रहा जी द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड द वेज टू काउंटर। बीच में क्या है? एंड है। बात किसके ऊपर हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग की। किन दो चीजों की? थ्रेट और सॉल्यूशंस की, किस तरीके से इसको जो है वो डील करेंगे। सेम इज द केस विद डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स एंड हर्डल्स। बात किसकी हो रही है? होप्स एंड हर्डल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, इसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को हम कैटेगराइज वाइज देखेंगे। फिर एक और फाइनल चीज़ जो हम अक्सर देखते हैं, जो आजकल उसके ज़्यादा चीज़ें उससे पूछी जा रही हैं, डेमोक्रेसी एंड लिटरेसी डू नॉट, जी बिल्कुल, जिसको मैं कहता हूँ मिक्स्ड ऐसे भी, टू टॉपिक्स जो मिक्स्ड आते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जिसमें दो टॉपिक्स आपको मिक्स्ड होकर आ रहे होते हैं अक्सर। एक सेकेंड, ठीक है, ये रहा पाकिस्तान एंड फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉस्ट। ठीक है, पाकिस्तान एंड फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉस्ट। अब ये क्या है? पाकिस्तान एंड फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉस्ट क्या होगा। इसी तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी मॉडर्न वेव्स ऑफ फेमिनिज्म एंड आवर कल्चर, दो अलग टॉपिक्स है। मॉडर्न वेव्स ऑफ फेमिनिज्म एक अलग है, अवर कल्चर अलग है, दोनों को उसने मिक्स करके दे दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक टॉपिक आता है 2022 या 23 के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड जियो पॉलिटिक्स। ठीक है, ये रहा जियो ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ग्लोबल पॉलिटिक्स अलग है, इंटरनेशनल रिलेशंस अलग है, दोनों को इसने मिक्स करके दे दिया। तो किस तरीके से टैकल किया जाएगा। फिर एक और चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि आजकल जो टॉपिक्स आ रहे हैं कोटेशनल बेस्ड टॉपिक्स। ठीक है, कोटेशन वो आपको दे देता है कि भाई कोटेशन को आपने जो है वो सॉल्व करना है। इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड लाइक अ ग्रेविंग इन स्टोन, द फूल स्पीक्स एंड द वाइस लिसन, अ फ्रेंड वॉक्स इन व्हेन एवरीवन वॉक्स आउट। अब ये क्या है? ये कोटेशनल बेस्ड ऐसे कहलाते हैं। यानी टॉपिक को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक्स जिसकी कैटेगराइजेशन मैंने आपको बताई, स्टेटमेंट बेस्ड, क्वेश्चन बेस्ड और एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड एक कोटेशनल बेस्ड टॉपिक्स होते हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसको भी इंशाल्लाह देखेंगे कि उसको किस तरीके से जो है वो डील किया जाए। पहले ये कम आते थे, लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी तादाद भी ज़्यादा होती चली जा रही है। तो इसको भी हम अपने ऐसे में यहाँ पर देखा जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होती है जी टेक्निकल पोर्शन में? दूसरी चीज़ हमारे पास होती है आउटलाइन फॉर्मेशन। अब यहाँ पर भी क्या चीज़ है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको एक लॉजिकल आउटलाइन बनानी आनी चाहिए। हम दो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि करेक्ट अप्रोच क्या है, और एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि क्या मेजर गलतियाँ स्टूडेंट करते हैं। अब आउटलाइन फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं? आउटलाइन फॉर्मेशन में ये करते हैं, या आउटलाइन का मकसद क्या है पहले देखिए।
आउटलाइन का मकसद यह है कि जस्ट बाय रीडिंग योर आउटलाइन एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि आपने ऐसे को सही समझा है, ठीक है, आपने बिल्कुल ऐसे को उसी तरीके से समझा है जिस तरह वो चाहता है, और आप उस ऐसे को सही लेकर जा रहे हैं, आपकी डायरेक्शन सही है, आपने उस ऐसे को इंक्लूसिव वे के अंदर 360 एंगल के अंदर आपने उसको कवर किया, यानी आपने उसका सोशल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन कवर किया है, फिर सॉल्यूशंस भी आपने उसके अंदर बताए, सिर्फ एक किसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट नहीं किया हुआ, ठीक है। फिर आपके जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो लॉजिकल वे में जो है वो अरेंज्ड हुए हुए, ये है मकसद आउटलाइन का। आउटलाइन का जो बनाने का मकसद है, जिसकी वजह से आउटलाइन एक कंपलसरी पार्ट है इंग्लिश ऐसे का, कि उसका मकसद यही कि एग्जामिनर पढ़कर उसको ये पता चल जाए कि भाई बच्चे को ऐसे समझ में आया, उसने उसके पास आर्ग्यूमेंट्स मौजूद है, वो डिफरेंट डायमेंशंस के थ्रू ऐसे को जो है वो कवर कर रहा है, और इसके आर्ग्यूमेंट्स इन लॉजिकल वे में अरेंज्ड है। अब हमारा गलती क्या होती है, हम लोग क्या करते हैं, हम आउटलाइन के अंदर इस तरीके से ऐसे बनाते हैं कि उसमें हमारी अप्रोच ही क्लियर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे है इस जैसे मैंने उस वक्त भी कहा था कि आईटी कर्स और ब्लेसिंग, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर्स और ब्लेसिंग। अब पूरी आउटलाइन पढ़ने के बाद पता ही नहीं चलता कि इस स्टूडेंट का जो स्टांस है वो कर्स की तरफ है या ब्लेसिंग की तरफ है, क्योंकि उसने वर्ड और किया था। आपकी आउटलाइन इररेलेवेंट हो जाएगी, आपकी आउटलाइन एम्बिगुअस हो जाएगी। फिर एक ऐसे है जैसे अभी हमने पढ़ा कि डज फॉरेन एड हेल्प टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पेपर में आया, पास पेपर में। आउटलाइन पढ़ने के बाद यही नहीं पता चल रहा कि वेदर द स्टूडेंट सपोर्टिंग कि भाई फॉरेन एड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आती है या इनस्टेबिलिटी लेकर आती है, आपकी आउटलाइन एम्बिगुअस है। इस पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन जो है वो एक क्वेश्चन बेस्ड जैसे, अब आउटलाइन पढ़ने के बाद पता ही नहीं चल रहा कि भाई आपने किस स्टांस को सपोर्ट किया हुआ, आपकी आउटलाइन एम्बिगुअस है, ठीक है। फिर सेम इज द केस विद, जैसे अभी हमने पढ़ा वाटर क्राइसिस, नेशनल यूनिटी, मॉडर्न वेव्स ऑफ फेमिनिज्म एंड आवर कल्चर। आउटलाइन पढ़ने के बाद ये पता लगना चाहिए कि आपने इस ऐसे को क्या डायरेक्शन दी है, ठीक है। ये ओपन एंडेड टॉपिक्स कहलाते हैं, इसको आपने क्या डायरेक्शन दी, क्या आपने ये बताया हुआ है कि मॉडर्न वेव्स ऑफ फेमिनिज्म एंड आवर कल्चर में क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो हमारे कल्चर को अडॉप्ट करने चाहिए, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो नहीं करने चाहिए, और हमारा कल्चर किस तरीके से मॉडर्न वेव्स ऑफ फेमिनिज्म के रास्ते में इम्पेडिमेंट्स क्रिएट करना है और उसको किस तरीके से सोशलाइजेशन के थ्रू सही करना चाहिए। अगर ये चीज़ें मौजूद है, इसका मतलब आपने बिल्कुल सही इसको अप्रोच की, ठीक है। तो आउटलाइन से पता भी, फॉर एग्जांपल एक ऐसे आया कि जेंडर इक्वलिटी अ पॉपुलर स्लोगन। मेरी आवाज़ अगर आपको सही नहीं आ रही हादी, तो इसका मतलब आपका नेट का इशू है, बाकी सब बच्चों को आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। सबको आवाज़ क्लियर है, काइंडली मुझे बता दें। हाँ, अच्छा जी। एक ऐसे आप जेंडर इक्वलिटी या पॉपुलर स्लोगन, तो आपके आउटलाइन से पता चलना चाहिए कि आपने उसको किस तरीके से हैंडल किया हुआ, ठीक है, आपने किस तरीके से उसको हैंडल किया है। हाँ, पहली चीज़, हमारे बच्चे जब आउटलाइन बनाते हैं तो ये चीज़ जहन में नहीं होती। दूसरी चीज़ कि आपके आर्ग्यूमेंट्स जो है वो लॉजिकली अरेंज होने चाहिए, उनकी एक लॉजिकल सीक्वेंस होनी चाहिए, यानी जो चीज़ आपने क्राइसिस में स्टडी की है उसी के सॉल्यूशंस आपने बताने हैं। हमारे अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जब प्रॉब्लम्स लिख रहे होते हैं, चैलेंजेस लिख रहे होते हैं, तो क्या होता है कि बिल्कुल ही एक अलग दुनिया में होते हैं। जब सॉल्यूशंस लिख रहे होते हैं, जब सॉल्यूशंस आप लिख रहे होते हैं तो बिल्कुल ही डिफरेंट लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या मतलब है कि आपकी लॉजिकल जो है वो एक सीक्वेंस नहीं है, ठीक है, रैशनल सीक्वेंस आपकी मौजूद नहीं है। भाई आपने जो चैलेंजेस बताए उसी के सॉल्यूशन लिखोगे ना। हमारे बच्चे का आते हैं चैलेंजेस बिल्कुल ही अलग, सॉल्यूशन बिल्कुल ही अलग, क्योंकि तैयारी करते हुए उनका जहन ये बात, उसके ये जहन समझने को तैयार ही नहीं होता कि भाई मैंने जो चैलेंजेस लिखे मैं उसी के सॉल्यूशन लिखूंगा। अगर मैंने गवर्नेंस क्राइसिस में लिखा है कि भाई सिविल सर्विस का मसला है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी का इशू है, अकाउंटेबिलिटी का इशू है, पब्लिक पार्टिसिपेशन का इशू है, तो इन्हीं चैलेंजेस को मैं अपने सॉल्यूशन के पार्ट में डिस्कस करूंगा कि किस तरह सिविल सर्विस रिफॉर्म्स लाए जाएं, किस तरह ट्रांसपेरेंसी को बेहतर बनाया जाए, किस तरह अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन किया जाए, किस तरह पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया जाए, तब जाके मेरा एक ऐसे लॉजिकली करेक्ट हो जाएगा। वरना एक पार्ट बिल्कुल अलग है, एक पार्ट बिल्कुल अलग है, आपका ऐसे की आउटलाइन सही नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, हम आपसे, मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि हमारा, अगर मैं ऐसे बताऊं यहाँ पर,
कि हम किस तरीके से इस चीज़ को लेके चलेंगे। आउटलाइन फॉर्मेशन में 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को कि मैं 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर आप लोगों को स्टडी कराऊंगा, लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग के साथ। फ्रेजेस होने चाहिए आउटलाइन में या सेंटेंसेस होने चाहिए। कितना टाइम ड्यूरेशन है, तकरीबन 50 मिनट के अंदर आपने अपनी आउटलाइन को कंप्लीट करना होता है। पहले रफ में करेंगे, फिर उसको फेयर में करके लेके जाएंगे। ठीक है जी, इसमें मैं आपको आउटलाइन दिखा भी देता हूँ कि जिन जिन आउटलाइंस को हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक कोई कोटेशनल ऐसे की आउटलाइन निकाल लेते हैं जो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल सफरिंग सोल इन साइंटिफिक एज, इस तरह की हम आउटलाइन जो है वो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे कि भाई क्या है, क्यों है, क्या क्या आर्गूमेंट्स इसके अंदर लिख सकते हैं, क्या क्या आर्गूमेंट्स नहीं लिख सकते। डेमोक्रेसी वाली आउटलाइन में आपको दिखा देता हूँ कि डेमोक्रेसी इज द सिस्टम गोइंग टू सर्वाइव, ए क्वेश्चन बेस्ड ऐसे। इसको किस तरीके से लिखें, क्वेश्चन बेस्ड ऐसे में क्या इंट्रोडक्शन के बाद से कोई चीज़ लिखनी है, नहीं लिखनी है। ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। देखिए ये पहला, एक, दो, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर्स को मैं हमेशा कहता हूँ, इसके ऊपर हम लेके जाएंगे 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसको इंशाल्लाह पूरी आपको जो है वो आउटलाइन फॉर्मेशन के साथ तकरीबन 15-20 टॉपिक्स की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आउटलाइन चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है टेक्निकल पोर्शन के अंदर, बॉडी पैराग्राफिंग एंड ट्रांजिशन पैराग्राफिंग। देखिए इंग्लिश एसे क्या है, इंग्लिश एसे इज अ कंपोजिशन ऑफ बॉडी पैराग्राफ्स। तकरीबन 95% ऐसे आपका जो है वो बॉडी पैराग्राफिंग के ऊपर है। तो आपको एक करेक्ट वे ऑफ बॉडी पैराग्राफिंग आनी चाहिए। ठीक है, अक्सर हम क्या करते हैं, बॉडी पैराग्राफिंग और ट्रांजिशन पैराग्राफिंग को हम इग्नोर करते हैं। ट्रांजिशन पैराग्राफ का तो बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता कि जब मेन आर्ग्यूमेंट या आप मेजर शिफ्ट लेते हैं इंग्लिश एसे के अंदर, तो वहाँ पर ट्रांजिशन पैराग्राफ्स होते हैं। यानी पहले आप कॉजेज डिस्कस कर रहे हैं, कॉजेज के बाद आप इम्पैक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट डिस्कस करना नहीं शुरू करते, बीच में एक ट्रांजिशन पैराग्राफ आता है। फिर बॉडी पैराग्राफिंग लिखते हुए हम लोग क्या गलती करते हैं, देखिए बॉडी पैराग्राफिंग में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक है टॉपिक सेंटेंस, एक है बॉडी ऑफ द बॉडी पैराग्राफ एंड एक है कंक्लूडिंग सेंटेंस। हमारा मसला क्या होता है कि हम तमाम चीज़ें लिख देते हैं और बॉडी पैराग्राफ की जो जिस्ट है, जिसे कहते हैं एविडेंस, वो हमारा मिसिंग होता है। हमारे तमाम बॉडी पैराग्राफिंग में ज़्यादातर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं बट एविडेंस हमारा नहीं होता, क्योंकि हमारी अच्छी रिसर्च नहीं हुई होती। याद रखिएगा, बॉडी पैराग्राफ विदाउट एविडेंस पूरा नहीं होगा। अगर आप कह रहे हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आप एक ऐसे लिख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मेडिकल फील्ड को रेवोल्यूशनाइज कर रही है, और ये लिखकर आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको वहाँ पर एविडेंस देना है, आपने बताना है किस तरीके से रेवोल्यूशनाइज कर रही है। चाहे वो जो है वो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की चिप्स है जो न्यूरोलिंक ने लगाई थी, उसकी आप एग्जांपल दे दें। आप चेस एक्सपर्ट के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, उसकी आप एग्जांपल दे दें। एंड काउंटलेस एग्जांपल्स मौजूद है, वहाँ पर आप कोट करें। अगर आप फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में रेवोल्यूशनाइज कर रही है, तो आप बताएं किस तरह एग्जामिनेशन सिस्टम को चेंज कर रही है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, न्यूटन के नाम से सॉफ्टवेयर है, स्पैरोपैड के नाम से सॉफ्टवेयर यहाँ पर मौजूद है, चैट जीपीटी की आप उसके अंदर बात कर सकते हैं। कहना यह कि अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, आपका बॉडी पैराग्राफ सही नहीं होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है? एक सेकेंड। जी जी, मैं वही तो मैं बता रहा हूं कि एविडेंस अब जो है वो एविडेंस के लिए आप डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, अब एविडेंस या तो फैक्ट्स की सूरत ले सकता है। ठीक है, आप कोई डेटा दे दें। फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हैं कि भाई इंडिया का बेलिजरेंट एटीट्यूड बढ़ता जा रहा है, तो आप उसके अंदर कहेंगे कि भाई फॉर एग्जांपल के जो क्या कहते हैं एलओसी के ऊपर क्रॉस फायरिंग है, एलओसी के ऊपर वो बढ़ती चली जा रही है, उसको आप एक डाटा दे देंगे अकॉर्डिंग टू आईएसपीआर। तो एक तो फैक्ट्स एंड फिगर्स से आप एविडेंस दे सकते हैं। दूसरी चीज़ आप एग्जाम्पल के थ्रू दे सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको काफ़ी एग्जाम्पल्स बताए कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप कह सकते हैं भाई सोशल मीडिया से जो है वो आप सोशल मीडिया कैसे डिस्कस कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बढ़ी है, आप पाकिस्तान के 2018 के इलेक्शंस का जिक्र कर सकते हैं, 2024 के इलेक्शन का जिक्र कर सकते हैं, किस तरह ने सोशल मीडिया ने प्लेटफॉर्म, तो एग्जाम्पल का हो सकता है। तीसरी चीज़ कोई कोटेशन भी हो सकती है, कोटेशन या रेफरेंस भी आपका एग्जाम्पल या एविडेंस हो सकता है कि आप कोई भी चीज़ डिस्कस कर रहे हो, आप किसी बुक का रेफरेंस कर देंगे भाई अकॉर्डिंग टू 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, युवा हरारी रोट
तो वो एक रेफरेंस आ जाएगा आपका किसी बुक का, ये भी एविडेंस होगा। फिर जी आपका क्या होगा, आप जो है वो कोटेशन हो गया, फैक्ट्स फिगर्स हो गए, एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, रेफरेंस हो गया। तो ये तमाम फॉर्म्स हैं जिसके थ्रू आप जो है, पर्सनल स्टोरी हो गई, ठीक है, एक एनेक्डोट हो गई, कोई केस स्टडी हो गई, आप उसको कोट कर रहे हैं। तो एविडेंस का कोई डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, अब आपके ऊपर है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा अपना नीश क्या था कि मुझे नंबर्स याद नहीं रहते, ठीक है ना, कि मैं कोई नंबर्स कोट करूं, तो मैं हमेशा क्या जाता था, एग्जाम्पल्स के ऊपर जाता था, ज़्यादातर मैं एग्जाम्पल्स के ऊपर जाता था या रेफरेंसेस के ऊपर। तो ये एग्जाम्पल्स बड़ी आसानी से याद रह जाती है। और एग्जाम्पल्स का मतलब ये नहीं है बिल्कुल कि आपने किसी बुक से पढ़ी हो, किसी रिसर्च पेपर से पढ़ी हो, कोई न्यूज़, आप अपने अराउंड देखें, ठीक है ना, आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको काउंटलेस एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पॉलिटिक्स के में क्या रोल है, आपने अभी 2024 के इलेक्शन में देखा कि भाई किस तरह जो है वो खान साहब जेल में थे, और खान साहब के जो है वो एआई जनरेटेड जो है वो उन्होंने स्पीचेस की। अगेन ये किसी न्यूज़पेपर में तो नहीं लिखा हुआ, हमने जो है अपने आंखों से देखा कि भाई ये चीज़ होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। आप बहुत सारी एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं किस तरीके से हमारी जो है वो सामने चीज़ें नज़र आ रही होती है, सोशल मीडिया किस तरह इम्पैक्ट कर रही होती है किसी के अंदर, कैरियर के अंदर, किसी की सोशल लाइफ में अंदर। हमने देखा सोशल मीडिया के थ्रू वो जो इंडिया में एक चाय वाला था, उसने अपनी रील्स डाल डाल के अपने मशहूर कर दिया, एंड में जो है वो बिल गेट्स उसके पास चला गया, डॉली चाय वाला। अब ये किसी बुक में, किसी रिसर्च पेपर के ऊपर तो नहीं है, ये हमने खुद से देखा, हमारी खुद की जो है वो एक एनालिसिस है जिसको हम रोज़मर्रा के बुनियाद के ऊपर ये चीज़ कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि एविडेंस डालना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कोई भी, अच्छा अब आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको याद है, अगर आपको जो है वो फैक्ट एंड फिगर्स ये चीज़ याद है तो आपकी मर्जी है, आप उसको कोटेशन करें। अच्छा ये अच्छा सवाल है, टू व्हाट एक्सटेंट मैनिपुलेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज एक्सेप्टेबल, टू अ सर्टेन एक्सटेंट यस इट कैन, बट वो आगे पीछे होना चाहिए, ये कहना। यानी अगर एक एग्जाम्पल मैं आपको इसके ऊपर दूं, क्या एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग का आप फैक्ट एंड फिगर्स लिख रहे हैं, अब आप उसमें लिख रहे हैं कि भाई जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो कंसनट्रेशन है वो कितनी बढ़ती जा रही है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो मुझे पता है कि वो 4.2 4.5 ppm के अराउंड है। आप 4.5 लिख रहे हैं, 4.6 लिख रहे हैं, 4.7 लिख रहे हैं, टू अ सर्टेन 440 450 सॉरी 440 450 ppm के आगे पीछे, तो आप अगर इस तरह कोट करें तो ठीक है। अब आपने एक वहाँ पे फैक्ट कोट कर दिया कि भाई 200 ppm है, या आपने कोट कर दिया 1000 ppm है, तो वो दिखते ही पता चल जाएगा कि ये फैक्ट जो है ये गलत है। एक और अपने जहन में रखना, एग्जामिनर सिर्फ आपका ऐसे चेक नहीं कर रहा, वो 1000 1200 1500 5000 कॉपीज चेक कर रहा है, तो उसको फैक्ट्स का अंदाजा हो जाता है कि अच्छा ये फैक्ट यही है, ठीक है, और उसके पहले से वो अपनी जो है वो एक होमवर्क करके बैठा हुआ होता है। तो फैक्ट आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, फैक्ट आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आपने अपने दिल से बनाकर वहां पर नहीं डालना। एग्जाम्पल्स तो कोई भी हो सकती है, ठीक है सर, मोस्टली फेक होते हैं एविडेंस, जो आपको ये कहता है कि फेक चीजें लिखो, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, उसकी अपनी मर्जी है, बट इट इज वेरी डेंजरस। यस, आपको याद नहीं है एग्जैक्ट फिगर, आप राउंड ऑफ कर सकते हैं उसको, मैं हमेशा राउंड ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, मैं एग्जैक्ट कोट नहीं करता, मैं हमेशा राउंड ऑफ कर देता हूँ फैक्ट फिगर्स को, बट ज़्यादा आपका जो है वो बिल्कुल ही आउट डाटा नहीं होना चाहिए। इससे बेहतर है कि आप एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, रेफरेंसेस, बुक्स के रेफरेंसेस आप कोट करें। अब बुक्स के रेफरेंसेस में क्या आपको एग्जैक्ट वर्डिंग याद होनी चाहिए? नहीं, आप जो है वो ऑथर ने क्या कहा था आपके जहन में, आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं बुक का रेफरेंस देकर। अच्छा जी, फिर क्या है जी, इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन खासतौर पे थीसिस में, जिसमें आप अपना स्टांस क्लियर करते हैं, अपने ऐसे की अप्रोच को क्लियर करते हैं, अपने ऐसे की डायरेक्शन को क्लियर करते हैं, एंड फिर कंक्लूजन एज वेल। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करेक्ट लैंग्वेज, ठीक है, पहले मेरी बातें सुन लो फिर हम बात करेंगे। आउटलाइन, जी बिल्कुल, मैंने तभी लिखा है 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, इंशाल्लाह एक इंक्लूसिव आउटलाइन को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप रेफरेंसेस को और एविडेंस को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, करेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि एक जो हमारे यहाँ मिथ है कि इंग्लिश एसे इज द एग्जाम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये बात गलत है, ठीक है। इंग्लिश एसे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को टेस्ट करने का एग्जाम नहीं है। इंग्लिश ऐसे आपके आर्ग्यूमेंट्स को, लॉजिकल रीजनिंग को, आपकी जो है वो किस तरीके से स्ट्रक्चर कर रहे हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स को, उसका एग्जाम है। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम प्रेसी एंड कंपोजिशन वाला एग्जाम है।
प्रेसी, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन आपकी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को टेस्ट करता है। तो सिर्फ वो बच्चे जो सिर्फ अंग्रेजी को बेहतर करने में लगे रहते हैं कि मेरी अंग्रेजी सही हो जाए, या सिर्फ वो टीचर्स जो जिनको आप इंग्लिश ऐसे का ऐसे पकड़ाओ तो वो आपकी सिर्फ अंग्रेजी के अंदर गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं कि भाई इसके अंदर जो है वो इसकी गलती है, प्रिपोजिशन की गलती है, पंक्चुएशन की गलती है, तो सर्टेन एक्सटेंड अच्छी चीज़ है। बट सिर्फ अंग्रेजी के ऊपर फोकस करना और आर्ग्यूमेंट्स को नहीं देखना, एविडेंस को नहीं देखना, आर्ग्यूमेंट्स की अरेंजमेंट को नहीं देखना, सीक्वेंस को नहीं देखना, क्या बच्चे ने वो ऐसे समझा भी है या नहीं समझा उसको नहीं देखना, सिर्फ अंग्रेजी की गलतियां निकालना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। यस, आपकी अंग्रेजी सही होनी चाहिए। एंड व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से करेक्ट लैंग्वेज, करेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब है कि आपकी बेसिक ग्रामर सही होनी चाहिए, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी बेसिक ग्रामर सही है, बेसिक ग्रामर का क्या मतलब, आपके इंग्लिश टेंसेस सही होने चाहिए, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस सही होने चाहिए, दैट इज इट। और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं। अगर ये बेसिक चीज़ें आपकी सही हैं और प्रैक्टिस करने के बाद आप बड़ी आसानी से इंग्लिश ऐसे को पास कर सकते हो। कोई हाई फाई लैंग्वेज आपको नहीं चाहिए, कोई आपको जो है वो हाई फाई वोकैब नहीं चाहिए। हमेशा मैं अक्सर देखता हूँ बच्चों ने इतनी मुश्किल वोकैब लिखी होती है, बोलता हूँ भाई क्या मसला है तुम लोगों के साथ। यू कैन नॉट, क्या कहना चाहिए, persuade the examiner or impress the examiner through your vocab. Do not try to impress the examiner through your vocab. Try to impress the examiner through your argument, through your evidence, through your research, through your structure. आपकी बात से, आपके आर्ग्यूमेंट से उसका में कितना वजन है, उससे एग्जामिनर इंप्रेस होगा, लैंग्वेज से एग्जामिनर इंप्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो लैंग्वेज आप कंपोजिशन प्रेसी का एग्जाम है, यहां पर उन टीचर्स के पास उनको अवॉइड करो जो सिर्फ लैंग्वेज की गलतियां निकाल रहे हैं। अगर कोई टीचर सिर्फ लैंग्वेज की गलतियां निकाल रहा है तो उससे प्रेसी चेक कराओ, कॉम्प्रीहेंशन चेक कराओ, उससे ऐसे चेक मत कराओ जब तक वो तुम्हारे ऐसे के आर्ग्यूमेंट्स भी ना करे। भाई ये तुमने ऐसे है कि फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि ब्रेक्जिट का एग्जाम्पल या ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। एक आपने ऐसे चेक कराया किसी टीचर को ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन, अब उस ऐसे को इंटरनेशनल रिलेशंस का पता ही नहीं है टीचर को कि भाई किस तरह ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस आपस में लिंक्ड होते हैं, किस तरह इंटरनेशनल रिलेशंस ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा होता है, किस तरह ग्लोबल पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस को ड्राइव कर रही होती है, उसके अंदर क्या आर्ग्यूमेंट्स होंगे, क्या आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे, उसको वो चीज़ पता ही नहीं है, सिर्फ अंग्रेजी की गलतियाँ निकाल रहा है। तो ही इज़ नॉट द पर्सन जिससे आप वो अपना ऐसे चेक कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है डेट टू क्रिएटिव, उस बंदे को एआई का पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि एआई में होता क्या है, इस तरह की भी चीज़ें होती हैं, या सिर्फ उसने से बुरी चीज़ें उसके अंदर सुनी है, ठीक है, अच्छी चीज़ें उसने सुनी नहीं, या उसको सॉफ्टवेयर्स का, टेक्निकल चीज़ों का पता ही नहीं है, तो वो क्या चीज़ें चेक करे। सोशल मीडिया प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस, सोशल मीडिया के चैलेंजेस में अगर उसको इको चैम्बर्स का, बॉट्स का, एल्गोरिथम्स किस तरह काम कर रहे होते हैं, किस तरह जो है उनको आपके प्राइवेसी के ऊपर किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है, इथिक्स के ऊपर किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है, जो जेंडर बाइस है या जो इनबिल्ट बाइसेस हैं उसको किस तरह इनलार्ज कर, इन सब चीज़ों की उसको नॉलेज ही नहीं है। वो आपने बिल्कुल ही कोई लेमेन आर्ग्यूमेंट्स भी दिए होंगे, उसके अंदर अंग्रेजी अच्छी लिखी होगी, वो आपको अच्छे नंबर देके बोलेगा भाई बहुत अच्छा बच्चा है, इसने बड़ी मेहनत की। लेकिन जिस टीचर को आर्ग्यूमेंट्स का अंदाज़ा है, जिसकी अपनी रिसर्च है, आपने जितनी भी अच्छी अंग्रेजी लिखी हो, आपके आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल उस वैसे ही होंगे जिस तरह एक बाहर गली में बंदा लिख रहा होगा, आपको नंबर नहीं देगा, बोलेगा भाई ठीक है बाकी सारी चीज़ें ठीक है बट आर्ग्यूमेंट्स के अंदर तो वजन लेकर आओ ना। अगर आप भी वही तमाम बातें कर रहे हो जो एक बाहर बंदा गली में कर रहा है, तो फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने क्यों आए, या फिर देने भी आए हो तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्यों पास किया जाएगा, आपको तो पास नहीं किया जाए। यू हैव टू राइट समथिंग कि भाई हाँ वाकई इसका जो है वो इकोनॉमी के ऊपर ऐसे आया, आप इकोनॉमी में ऐसे में क्राइसिस में आप लिख रहे हो कि भाई क्या मसला है, इकोनॉमी क्यों डाउन हो रही है जी, सबके सब करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो मेरे जैसा टीचर होगा तो पहले फुर्सत में समझ जाएगा कि इसने पढ़ा ही नहीं है, इसने रिसर्च ही नहीं की, इसको पता ही नहीं है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक क्राइसिस में ये लिख रहा है, यानी इसको इकोनॉमी का पता ही नहीं, ठीक है ना। कोई और टीचर होगा जो सिर्फ अंग्रेजी पे जा रहा है, वो आपको बोलेगा हाँ हाँ देखो इसने आर्गूमेंट्स दिया, इकोनॉमी का इससे लिंक्ड ही नहीं है। आपने इकोनॉमिक क्राइसिस डिस्कस करना है, आपने ट्विन डेफिसिट को डिस्कस करना है, डेट मैनेजमेंट को डिस्कस करना है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो को डिस्कस करना है, ट्रांसपेरेंसी को डिस्कस करना है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को डिस्कस करें, एफडीआई को डिस्कस करें, बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट को डिस्कस करें, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को डिस्कस करें, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को डिस्कस करें, करप्शन बहुत बाद में आता है। चले,
फिर ये तमाम चीज़ें टेक्निकल पोर्शन जिसके अंदर हमने ये देखा कि बच्चे क्या गलती करते हैं और जो है किस तरीके से उसको बेहतर बनाया जा सकता है। टेक्निकल पोर्शन के बाद दूसरी चीज़ आ जाती है प्रिपरेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये सब चीज़ें हमने सीख ली, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ टाइटल हमने समझना सीख लिया, आउटलाइन बनाना सीख ली, इंट्रोडक्शन लिखना सीख लिया, कंक्लूजन लिखना सीख लिया, हमें बॉडी पैराग्राफिंग आती है, तो अब प्रिपेयर कैसे करें? अच्छा, ये भी एक मिथ है। कुछ टीचर्स, कुछ एकेडमीज कहती हैं कि भाई ऐसे को जो है वो ऐसे को डिस्कस क्या करना चाहिए, ऐसे को प्रिपेयर नहीं करना चाहिए। आपने बस बैठना है आंख बंद करके, आपने रोजाना सुबह संडे को उठें और आप कोई भी टॉपिक लें उसके ऊपर लिखना शुरू कर दें। आपके पास पहले से जितनी नॉलेज है आप उसको जो है वो इसके अंदर इम्प्लीमेंट करें। ये बहुत गलत अप्रोच है, ठीक है। आपने ऐसे को भी प्रिपेयर करना है। हाँ, ये जो मैं अभी अप्रोच बताई एकेडमीज की, ये आखिर के एक महीने में सही है कि जब आपने 11 महीने प्रिपरेशन कर ली, आखिरी 12वां महीना है, जनवरी का महीना है, फेब में पेपर है, तब आपकी प्रिपरेशन इतनी होनी चाहिए कि मैं आपको कोई भी टॉपिक दूं आप उसके ऊपर आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन बना सके। लेकिन शुरू में आपने प्रिपेयर करना है। अब प्रिपेयर के दो तरीके हैं प्रिपरेशन के, एक टॉपिक बेस्ड प्रिपरेशन है और एक थीम बेस्ड प्रिपरेशन है, ठीक है। टॉपिक बेस्ड प्रिपरेशन क्या है कि भाई आप आए, मैंने बोला कि भाई स्टूडेंट्स को कि भाई संडे को आपका टेस्ट है जो है ग्लोबल वार्मिंग फैक्ट और फिक्शन का। आप गए, आपने घर में तैयारी की, रिसर्च की, संडे को आए, आपने टेस्ट दिया, चले गए। फिर आप दोबारा आए, मैंने बोला अगले संडे को जी टेस्ट है आपका एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, कि मीनिंग एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन। आप फिर घर गए, आपने तैयारी की। आप इस तरीके की अगर आप तैयारी करेंगे टॉपिक बेस्ड प्रिपरेशन, तो टॉपिक कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, कभी भी आपके टॉपिक ख़त्म नहीं होंगे और आप अपने आप को इनसिक्योर फील करेंगे। वो जो एक अनसर्टेनिटी फैक्टर है ना एग्जाम में कि कौन सा टॉपिक आएगा, वो उसी के आप जो है वो शिकार होंगे। यू विल रिमेन द विक्टिम ऑफ दैट अनसर्टेनिटी फैक्टर। करेक्ट अप्रोच क्या है जो मैं बोलता हूं, आपने थीम बेस्ड प्रिपरेशन के ऊपर जाना है। किसके ऊपर जाना है? थीम बेस्ड प्रिपरेशन। थीम बेस्ड प्रिपरेशन क्या है कि अगर हम पिछले 15 से 20 सालों के पास्ट पेपर्स निकाल ले तो हमें एक ट्रेंड नजर आ रहा है। वो ट्रेंड नजर क्या आता है? हमें एक ट्रेंड नजर आता है कि यार एजुकेशन के ऊपर ऐसे हेयर एंड देयर वो ज़रूर पूछता है, तो एक एजुकेशन का थीम आ गया। फिर हमें नज़र आता है कि जेंडर रिलेटेड ऐसे, फेमिनिज्म बेस्ड ऐसे एग्जाम में ज़रूर होता है, तो एक फेमिनिज्म या जेंडर बेस्ड ऐसे हमारे पास एक थीम हो गया। फिर हमें नज़र आता है कि डेमोक्रेसी के ऊपर जो है वो हेयर एंड देयर हमारे पास ऐसे ज़रूर पूछता है, तो एक डेमोक्रेसी का थीम हो गया। फिर हम देखते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड ऐसे आजकल ज़रूर पूछ रहा है, तो एक टेक्नोलॉजी का थीम हो गया। तो इनको मैं कहता हूँ ट्रेडिशनल थीम्स, यानी डेमोक्रेसी बेस्ड, एजुकेशन बेस्ड, जेंडर बेस्ड एंड टेक्नोलॉजी जो है वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड। तो ये चार चीज़ें, चार थीम है। पहले आपने थीम वाइज चलना है। जैसे कि आज जब आए, मैंने बोला कि भाई अगले संडे को या 10 दिन बाद मैं आपको एजुकेशन बेस्ड थीम का टेस्ट लूँगा। अब आप घर गए, आपने एजुकेशन बेस्ड ऐसे जितने भी पास पेपर्स में आए थे वो निकाल लिए, फिर खुद से एनालाइज किया कि आजकल एजुकेशन के ऊपर क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है, वो आपने चीज़ें निकाली और फिर उसके ऊपर आपने 10 दिन तक उसके डेटा निकाला, रिसर्च निकाले, आर्गूमेंट्स निकाले, तैयारी की और फिर आप आए और उस एजुकेशन बेस्ड थीम के ऊपर मैंने आपको 4 से 5 टॉपिक दिए और फिर उन्हें आपने 4 से 5 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक को अटेम्प्ट किया और फिर आपने वो टेस्ट दिया। अब हुआ क्या, आपका मेंटली ये प्रिपेयर्ड हो गया कि मैंने एजुकेशन का थीम तैयार कर लिया, यानी मेंटली यू हैव प्रिपेयर्ड दैट एजुकेशन के ऊपर कोई भी ऐसे आता है एग्जाम में, मैं उसको अटेम्प्ट कर सकता हूँ। फिर आप दोबारा आए, मैंने कहा कि भाई अब जो नेक्स्ट थीम है वो डेमोक्रेसी का है। आप गए, पास पेपर्स निकाला, अच्छा डेमोक्रेसी में ये चीज़ें हैं, कंटेम्प्रेरी चीज़ें क्या क्या डेमोक्रेसी के ऊपर हो सकती हैं, अच्छा यही हो सकते हैं, तैयार किया। फिर आए, आपने टेस्ट दिया, आपका डेमोक्रेसी का थीम हो गया। तो हुआ क्या, आपका अनसर्टेनिटी फैक्टर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन से ख़त्म हो गया। नाउ यू आर सर्टेन कि भाई ये चीज़ें तो आनी आनी है, मैं इसके ऊपर लिख लूँ। फिर क्या होता है, कंटेम्प्रेरी बेस्ड ऐसे, करंट अफेयर्स बेस्ड के भाई अभी क्या चल रहा है जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक हैपनिंग्स में, उसको आपने कुछ तैयार कर लिए और फिर कुछ कोटेशनल बेस्ड ऐसे तैयार। तो अनसर्टेन फैक्टर, अक्सर बच्चे कह रहे होते हैं कि जो है वो क्या एग्जाम में ऐसे आएगा, सर एग्जाम में क्या ऐसे आएगा। भाई क्या ऐसे, हर एक को पता है क्या ऐसे आएगा। पिछले 10 साल के पेपर निकाल लो, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये जो मैंने आपको थीम बताया।
स्क्रीन नजर आ रही है ना जी आप लोगों को? देखिए 2016 का यहाँ पे आप अगर आप ले लें, बल्कि नए पेपरों से चलते हैं। ठीक है, ये कौन सा साल का पेपर है? 2023 का। क्या लिखा है जी यहाँ पर? ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली कन्वीनियंट बट ऑफन मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। एजुकेशन बेस्ड थीम है। क्या थीम है? एजुकेशन बेस्ड थीम। तो अगर किसी ने थीम बेस्ड ऐसे प्रिपरेशन की होगी, और जो मैं कह रहा हूँ ट्रेडिशनल थीम्स, एजुकेशन, डेमोक्रेसी, जेंडर, टेक्नोलॉजी बेस्ड, ये 4 थीम सबसे पहले तैयार किए होंगे, फिर करंट अफेयर्स बेस्ड तैयार किए होंगे, तो उसने एजुकेशन के ऊपर, कंटेम्प्रेरी एरा में ऑनलाइन एजुकेशन अगर आपने तैयार नहीं की है, या एआई का इम्पैक्ट आपने नहीं तैयार किया हुआ, तो फिर आपकी तैयारी इसका मतलब कंप्लीट नहीं। तो मतलब वो जो अनसर्टेन फैक्टर ना कि एग्जाम में कौन सा इससे आएगा, ऐसा कोई अनसर्टेन फैक्टर है ही नहीं अगर आप सही से जरा दिमाग लगा के तैयारी करेंगे। फिर पीपल हैव ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। आपने टेक्नोलॉजी थीम को बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया, या आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, बहुत आसानी से कर लेंगे। बॉयज विल बॉयज अगेन अ जेंडर बेस्ड, जैसे जेंडर आपको अच्छा आता है, आप ये ऐसे का टॉपिक बड़ी आसानी से जो है वो आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। कौन सा पेपर है जी? 2022। डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टी से डेमोक्रेसी बेस्ड जैसे। ठीक है जी। हाउ इज टेररिज्म इज शेप्ड, इज परसेप्शन इज शेप्ड बाय मास मीडिया, टेक्नोलॉजी बेस्ड जैसे। ठीक है, क्योंकि अगर आपने टेक्नोलॉजी को अच्छा तैयार किया है, सोशल मीडिया को, एआई टेक्नोलॉजीज को, बाकी प्लेटफॉर्म को, तो बड़ा अच्छा आप इसको टैकल कर सकते हैं कि इसने टेररिज्म को किस तरीके से डील करता है। तो कंट्रोवर्शियल इश्यूज ऑफ फेमिनिज्म इन कंटेम्प्रेरी वुमेन राइट्स मूवमेंट्स, जेंडर बेस्ड जैसे। ठीक है, तो ये क्या है कि इस तरीके से तैयारी, कम से कम वो जो अनसर्टेन फैक्टर है ना, वो आपका जो है वो क्लियर है। 2021 जी, मीनिंग एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन, मीनिंग पर्पजिव ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन बेस्ड जैसे। ठीक है, जेंडर इक्वेलिटी या पॉपुलर स्लोगन, जेंडर बेस्ड जैसे। तो ये तमाम चीजें आपको, वुमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट ऑफ चेंज, एजुकेशन बेस्ड जैसे, या इसको जेंडर बेस्ड एजुकेशन, दोनों को उसने मिक्स करके यहां पर दे दिया है। ठीक है, पोलराइज पॉलिटिक्स, द इशू एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, डेमोक्रेसी बेस्ड जैसे। तो ये चीजें मैं जो बोल रहा हूं, ये पूरी एनालिसिस करके पास्ट पेपर्स के बाद निकाल कर आपको कह रहा हूं। फिर जी करंट अफेयर्स टॉपिक्स, कोटेशनल टॉपिक्स की बात कर ली। रिसर्च, एनालिसिस, बुक्स एंड प्लेटफॉर्म। आपने अच्छी रिसर्च करनी होती है। रिसर्च के लिए बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। आप जो है वो फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडी इस्लामाबाद, ISSI, उसको यहाँ पर जा सकते हैं। NDU एक गुड सोर्स है। पैराडाइम शिफ्ट प्लेटफॉर्म एक गुड सोर्स है। ग्लोबल विलेज स्पेस मैगजीन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेट, ये एक अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। फिर हमारे वीकली न्यूज़ एनालिसिस हम शुरू करने जा रहे हैं, वो एक अच्छा है जिसके ऊपर आप वीकली जो है वो आप कर सकते हैं। फिर JWT का मैगजीन है, उसको आप अप्रोच कर सकते हैं रिसर्च करते हुए। कुछ बुक्स हैं जो मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो है वो उसके कुछ चैप्टर्स ज़रूर पढ़ें। फॉर एग्जांपल गवर्निंग द गवर्नेबल बाय इशरत हुसैन, इसके कुछ चैप्टर्स मैं आपको रिकमेंड करता हूं। फिर मलिया लोधी की 2 बुक हैं, एक नई आई है हमारे पास, पाकिस्तान सर्च फॉर स्टेबिलिटी, और बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट। इसके कुछ चैप्टर्स खासतौर पे एजुकेशन के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, रिफॉर्म्स के ऊपर बड़े अच्छे चैप्टर्स हैं। फिर जी अगर मैं एक जर्नल वे में बात करूं इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से, तो एक बहुत अच्छी बुक जिसके ऊपर आपको टेररिज्म के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर, वुमेन राइट्स के ऊपर, सेफ्टी के ऊपर, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स के ऊपर डाटा मिलेगा, एक्सटेंसिव डाटा एंड एग्जाम्पल्स मिलेंगी। स्टीफन पिकर की इनलाइटमेंट नाउ, इसके कुछ चैप्टर्स आप देखें। फिर अगर आप AI के ऊपर टेक्नोलॉजी बेस्ड ऐसे तैयार कर रहे हैं, तो इसके कुछ चैप्टर्स 21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी, और अभी ये नई बुक आई है युवा हरारी की, नेक्सस, इसके ऊपर जो इसका डेमोक्रेसी का चैप्टर है, टोटलिटेरियनिज्म का चैप्टर है, उसको किस तरीके से AI इम्पैक्ट कर रही है। तो बुक्स के ऊपर पूरी बुक्स नहीं पढ़नी भाई, कुछ चैप्टर्स पढ़ने। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे बता भी दूं, मैंने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाई हुई है कि अगर मैं मलिया लोधी की बुक यहाँ पे अभी खोलूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल इसका चैप्टर 9 रिटूलिंग इंस्टीट्यूशन, चैप्टर 10 इकोनॉमी पे, चैप्टर 12 एनर्जी के ऊपर, चैप्टर 13 अफगानिस्तान, चैप्टर 13 एजुकेशन के ऊपर, ये पढ़ें, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। इस तरह इशरत हुसैन की अगर मैं बुक देखूँ, इसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि इसका जो पॉलिटी का चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर 4 पॉलिटी, चैप्टर 6 फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, और चैप्टर 16 एंड 17 जो कि
रिफॉर्म्स के ऊपर है, वो आप देखें। तो जब आप बुक्स को स्टडी करेंगे तभी आपके पास रेलिवेंट डाटा होगा। एंड प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक डू नॉट बाय रेडीमेड बुक्स जो अकेडमीज की होती हैं, जिनको गाइड्स कहा जाता है, वो बाय ना करना, ठीक है। उसके अंदर रिडंडेंट इंफॉर्मेशन होती है, स्टीरियोटिपिकल इंफॉर्मेशन होती है, वो आपने उससे पढ़ना नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, अगर मैं एफपीएससी का यहाँ पे ये भी उठाऊँ, एफपीएससी रिपोर्ट 2018, तो वो क्या कहता है कि रिलाइड ऑन क्रैम्ड नॉलेज, रिपीटेशन ऑफ स्टीरियोटिपिकल इंफॉर्मेशन, डिड नॉट हैव अ क्लियर सेंस ऑफ इसेंशियल्स। क्यों होती है जी टिपिकल रिपीटेशन ऑफ स्टीरियोटिपिकल या क्रैम्ड नॉलेज? बिकॉज आप उन्हीं बुकों के ऊपर सहारा कर रहे होते हो जो मार्केट में मौजूद है। जी गए किसी भी एकेडमी के ऐसे की बुक उठा के लिया, उसमें 20 ऐसे हैं, वो 20 ऐसे पढ़े, वही रट के चले गए। और वही एक पुराना तरीका इंग्लिश ऐसे का स्टार्ट जो है वो एक कोटेशन से लेना। कोटेशन क्या है, ऐसे क्या है, दोनों का आपस में कोई लिंक ही नहीं है, बट उस क्योंकि बुक में कोटेशन थी तो हम भी स्टार्ट करें। यानी जो भी डेमोक्रेसी का ऐसे हो 70% बच्चे वही रटी रटाई कोटेशन लिखते हैं अब्राहम लिंकन की कि इट इज़ द डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। भाई ये बस बहुत हो गया, ठीक है। ये स्टीरियोटिपिकल इंफॉर्मेशन है, रिपीटेशन है। कोई और कोटेशन लेकर आओ, कोई अच्छी कोटेशन लेकर आओ। और अगर कोटेशन नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि कोटेशन से स्टार्ट करो, ठीक है। तो कुछ कोटेशन ऐसी हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए। हर बच्चा वही लिख रहा है यार, तो आपका पढ़ने का, रिसर्च करने का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो ये अपने जहन में रखना। जस्ट फॉर द राइटिंग फॉर द सेक ऑफ कोटेशन या किसी बुक में पढ़ ली है तो वो लिख दिया, नहीं जी, ऐसा नहीं है, ठीक है। यू हैव टू शो द एग्जामिनर दैट यू आर समवॉट डिफरेंट। आप मेजॉरिटी से डिफरेंट है, दैट इज वाई आप ये ऐसे क्वालिफाई करेंगे, जो कि 2 से 3% बच्चे करते हैं। एंड इफ यू शो द एग्जामिनर दैट नो आई एम वन ऑफ देम, तो फिर जो है वो नहीं होगा पास, ठीक है। यू हैव टू ऐड वैल्यू, वैल्यू एडिशन करना है। वैल्यू एडिशन किस तरीके से होगा? वैल्यू एडिशन नॉलेज से होगा, आर्ग्यूमेंट से होगा, रिसर्च से होगा, इवन लैंग्वेज से टू अ सर्टेन एक्सटेंट होगा अगर आपकी अच्छी लैंग्वेज है तो, अरेंजमेंट से होगा, सीक्वेंस को किस तरीके से लेके चल रहे हैं। टूटी टूटी बातें तो नहीं है, जिस तरह बच्चे लिखते हैं इंग्लिश ऐसे, उनको बोला जाए तो माय फेवरेट पर्सनैलिटी इज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फुल स्टॉप, ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज, फुल स्टॉप, ही ज्वाइंड मुस्लिम लीग इन 1913, फुल स्टॉप। ये टूटे टूटे स्टेटमेंट्स हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चा है उसको एक लॉजिकल सीक्वेंस के साथ लिखिएगा, जिसके अंदर कनेक्टर्स भी होंगे, जो है डिफरेंट चीज़ें भी होंगी जिसके थ्रू वो चीज़ें बताता रहे। तो इस तरीके से आपने जो है वो प्रिपरेशन करनी है। फिर जी प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि हम आपको किस तरीके से यहाँ पे लेके चलेंगे, प्रिपरेशन विल डिस्कस 20 to 25 टॉपिक्स, करंट एज वेल एज कोटेशनल टॉपिक्स। हम 20 से 25 टॉपिक्स इन 2 महीनों में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से जी? पहला हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थीम डिस्कस करेंगे, जिसमें एआई बहुत प्रॉमिसिंग एंड डेंजरस, डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। फिर सोशल मीडिया एंड आईटी, जिसमें हम कर्स और ब्लेसिंग, डिजिटल डेमोक्रेसी, रोल ऑफ सोशल मीडिया, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, देन डेमोक्रेसी का, फिर एजुकेशन का, फिर सिक्योरिटी का, फिर हम क्लाइमेट चेंज, ग्लोबलाइजेशन, ब्रिक्स, चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर, फिर एंड में कोटेशनल टॉपिक्स को डिस्कस करें। कुछ कोटेशनल टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है सिर्फ यही करें, इसके अलावा भी कर सकते हैं। अगर आपके कोई जहन में होगा तो बताएंगे कि किस तरीके से उसकी हमने जो है वो माइंड मैपिंग करनी है। काफ़ी बच्चे कोटेशनल टॉपिक्स को कंफ्यूज करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह जब इसके अंदर माइंड मैपिंग करेंगे ना, जो है वो फिर आप देखेंगे कि वही एग्जाम्पल्स हम यूज़ कर रहे होंगे जो करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक्स में यूज़ करेंगे, बट सिर्फ अप्रोच हमारी डिफरेंट हुई। तो हम तकरीबन 20 से 25 टॉपिक्स जो है पूरे 2 महीने में डिस्कस करेंगे। बट इन टॉपिक्स को डिस्कस करना, इनकी आउटलाइन डिस्कस करना, इनकी इंट्रोडक्शन डिस्कस करना, इनकी जो है वो कंक्लूजन डिस्कस करने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि एग्जाम में जाके आपने यही चीज़ रिप्रोड्यूस कर देनी है। द आंसर इज नो। मैं स्टार्ट में ये कह चुका हूँ, इस तमाम चीज़ों का मकसद ये है कि आप इस मेथड से सीखें। वो किस मेथड के थ्रू बनाया गया है वो मेथड सीखें, वो सीक्वेंस सीखें, ठीक है। किस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स दिए वो चीज़ सीखें, और फिर अपनी रिसर्च बेस्ड आउटलाइंस बनाएं। यस, आपको कोई बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट लग रहा हो वो आप ले सकते हैं, लेकिन उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना वहाँ जाके एग्जाम में, ठीक है जी। देन हमारे पास क्या आ जाता है जी, प्रिपरेशन के बाद प्रैक्टिस दी। प्रैक्टिस में क्या करना है जी, आपने, बच्चे क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, ऐसे नहीं लिखते। अक्सर मैं बोलता हूँ भाई ऐसे क्यों नहीं लिखते सर, हमें डर लगता है। तो भाई डर लगता है, क्यों डर लगता है सर? हम फेल हो जाएंगे। तो भाई अच्छी बात है, प्रैक्टिस में फेल हो जाओ एज कम्पेयर टू कि आप एग्जाम के फाइनल में फेल हो, ठीक है।
फेल होना कोई मसला तो नहीं, आपने ऐसे दिया, मैंने आपको 50 100 में से 20 नंबर दे दिए, सो व्हाट, आपको अपनी गलतियों का पता चला, आपने दोबारा ऐसे दिया, 25 नंबर आए, दोबारा दिया 30 आए, दोबारा दिया 40 आए। लेकिन नहीं देना, सिर्फ यही डरते रहना कि मैं लिख नहीं पाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगी, मेरे 0 नंबर आ जाएंगे, सो व्हाट। एग्जाम में आपने एग्जाम में नंबर का जहन में रखना है, एग्जाम में मुझे 40 का थ्रेशोल्ड पार करना है। यहाँ पर प्रैक्टिस में भले मेरे 5 नंबर आए, 10 नंबर आए, मैं तो प्रैक्टिस का मतलब ही यही है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस हम वीकली मॉक एग्जाम देंगे पहले टेक्निकल पोर्शन के बाद से, जब भी कोई थीम पढ़ेंगे तो वो वीकली मॉक एग्जाम होगा उसका, जिसमें वो वाला टॉपिक नहीं, उसके अलावा कोई भी टॉपिक मैं आपसे 4-5 टॉपिक दूंगा, उसके ऊपर आप ऐसे ऐसे लिखेंगे और फिर चेक कराएंगे। एग्जाम तक आपने कम से कम 10 दिन में एक कंप्लीट ऐसे लिखना होता है, और अगर एक कंप्लीट ऐसे नहीं भी लिख पा रहे तो कम से कम फिर 2 ऐसे की आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ज़रूर बनाएं टिल एग्जाम। और 15 दिन में तो एक ऐसे ज़रूर, कंप्लीट ऐसे ज़रूर लिखें। फिर जब आप लिखते हैं तो क्या फ़ायदा होता है, एक तो आपके टाइम मैनेजमेंट, आपको पता चलता है क्या मैं 3 घंटे के अंदर लिख भी सकता हूँ, नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता हूँ तो क्या क्या चीज़ें कम करनी चाहिए, मैं कितने पैराग्राफ्स लिख सकता हूँ, मेरी प्रेजेंटेशन किस तरीके से बेहतर हो सकती है। और फिर कंटिन्यूस प्रैक्टिस आपने करनी है, ठीक है, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कैन आई अप्रोच। कैन आई अप्रोच क्या होती है, कॉन्स्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट टिल एग्जाम्स, constant and never ending improvement till exams, evaluation and feedback and improvement। जाहिर बात है आप मेरे पास मॉक देंगे तो मैं आपका फीडबैक दूंगा, किसी स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली कोई इश्यूज है तो उसके साथ इंडिविजुअली बैठ के डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। एंड आई ऑलवेज मोटिवेट्स यू टू राइट मोर, नो मैटर आपकी कितनी गलतियां हो रही हैं, भाई लिखो, प्रिपरेशन करो, लिखो, प्रिपरेशन करो, लिखो, इसी तरीके से सही होगा, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ इंग्लिश ऐसे इज जस्ट लाइक स्विमिंग और साइकिलिंग, जब तक आप पानी में कूद के जाओगे नहीं तब तक स्विमिंग नहीं सीखा। मैं बोर्ड पे जितना भी बोल दूँ यूँ स्विमिंग करनी है, यूँ स्विमिंग करनी है, यू हैव टू डाइव इनटू द वाटर। सेम इज द केस विद साइकिलिंग, साइकिल पर बैठोगे, चलाओगे, गिरोगे तभी आएगी। बोर्ड पे जितना भी सिखा दूँ यूँ बैलेंस करो, यूँ बैलेंस करो, इस स्पीड पे चलाओ, सामने देखो, नहीं सीख सकते आप, ठीक है। तो ये पूरा जो है इस तरीके से आपने इंग्लिश एसे के अंदर अपने आप को लेके चलना है टिल एग्जाम्स। बट अगेन मैं पूरे सेशन को रैप अप करता हूँ। द फर्स्ट थिंग इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू इज कॉन्फिडेंस एंड बिलीव। यू हैव टू बिलीव दैट यू कैन क्वालिफाई इंग्लिश एसे एंड पीरियड। सेकंड, टेक्निकल चीज़ों को समझना है जो चीज़ें मैंने बताई हैं। फिर प्रिपरेशन, थीम बेस्ड प्रिपरेशन करना है ताकि अनसर्टेनिटी फैक्टर ख़त्म हो जाए। देन प्रैक्टिस, हर हफ्ते एक मॉक एग्जाम चेक कराओ, कोई अपने मसले इंडिविजुअल 1-to-1 सेशन ले लो। देन उसके बाद से जो है वो प्रैक्टिस, इवेल्युएशन और फिर इम्प्रूवमेंट के ऊपर लेके जाना। दैट इज़ वाई अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर आपके सेशन की फ़ीस ज़्यादा है, बाकी टीचर तो इतने कम कम ले रहे हैं। जी बहुत ज़्यादा टीचर्स हैं जो 9-10 क्लासेस लेते हैं, ठीक है, ऐसे कि 3,000-4,000 रुपये फ़ीस ले लेते हैं और कहते हैं कि जी ऐसे हो गया, 15-20 10-12 टॉपिक्स उनको बच्चों को पढ़ा देते हैं और बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि फ़ीस भी कम है और जो है हमारा ऐसे भी हो गया। इस तरह कैसे मैं कभी भी नहीं पढ़ा सकता, और अगर मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगा भी तो मुझे गिल्ट महसूस होता है, मुझे एम्बैरेसमेंट होती है कि बच्चे को कुछ भी नहीं आया। दैट इज़ वाई हमारी फ़ीस भी इस वजह से ज़्यादा होती है कि एक बहुत एक्सटेंसिव 2 महीने का कोर्स होता है जिसमें पूरी मेरी कोशिश होती है कि आपको इंग्लिश ऐसे लिखना सिखा दूँ। कोई भी टॉपिक आए आप उसको क्रैक कर पाएँ, आप उसको क्या कहना चाहिए डिवाइड करके उसके हर कंपोनेंट को समझ पाएँ, उसके ऊपर आउटलाइन बना पाएँ, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन लिख पाएँ। हाँ, अब आपकी कितनी अच्छी रिसर्च है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगी। मैं आपको प्लेटफॉर्म्स बता दूंगा, बुक्स बता रहा हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बता दूंगा, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पढ़ना, प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। आज आखिरी डेट है रजिस्ट्रेशन की, जिन बच्चों ने कराना है करा लें। कल से या परसों से हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी और हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जी कॉम्प्रीहेंशन ऑफ टॉपिक। पिछले 20 साल के टॉपिक्स के डिफरेंट कैटेगराइजेशन में उसको डिस्कस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछें, और नई सवाल है तो फिर मैं इस सेशन को रैप अप करता हूँ। अच्छा, टाइमिंग। Some mentor says metric level English is not acceptable since one must use some variety in sentence and vocabulary। देखिए जवाब मैंने आपको पहले भी कहा कि करेक्ट इंग्लिश का मतलब ये होता है कि ग्रामर आपकी सही हो। ग्रामर का मतलब सीक्वेंस ऑफ टेंसेस सही हो। फिर वोकेबलरी का क्या दारो मदार है, वोकेबलरी का मैं एक रूल ऑफ थंब आपको बताता हूँ कि रूल ऑफ थंब क्या है वोकेबलरी में, कि आपके एक पैराग्राफ में एक वर्ड एक से ज़्यादा यूज ना हो,
ठीक है। हाँ, लेकिन जबरदस्ती किसी वर्ड का बिल्कुल ही डिफरेंट मीनिंग है, उसको जबरदस्ती यूज नहीं करना। अक्सर मैं टीचर्स को देखता हूं तो वो कहते हैं कि मुश्किल वर्ड यूज करो, मुश्किल वर्ड यूज करो। भाई मुश्किल वर्ड यूज नहीं करना आपने। दुनिया की जितनी भी बेस्ट सेलर बुक्स है ना, कहाँ गई मेरे पास, ये रही, ये मेरे पास पड़ी हुई, योवा नो हरारी की सेपियंस 21 लेसन फॉर 21 लेसन, नेक्सस, दीज आर द बेस्ट सेलिंग बुक्स इन द वर्ल्ड। इनकी लैंग्वेज उठा के देखो, बिल्कुल प्लेन लैंग्वेज है। इसी तरह आप जो है वो, अगर आप फिक्शन बुक्स की आप लैंग्वेज उठा के देखिए, इतनी मुश्किल लैंग्वेज होती है। आपने एक प्लेन लैंग्वेज में लिखना है, बट करेक्ट लैंग्वेज में लिखें, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस सही हो। अगर आप अपने पास से जो है वो कोई स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, कंडीशनल स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, पैरेलल स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, तो अब जब यूज कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल भी आए ना। नाइदर नॉर का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आना चाहिए, या तो ना करो। इफ का इस्तेमाल कर रहे हो तो आना चाहिए इफ का यूज, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज कर रहे हो तो फिर वो आना चाहिए। वहां पर गलती करोगे तो फिर आपकी मसला है। अच्छा, टाइमिंग जी हमारी 6 बजे क्लास होती है मोस्टली, और कोई बच्चा अगर क्लास मिस करेगा तो उसको वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती हैं, ताकि जो है वो बाद में भी उसको देखता रहे। तमाम बच्चों को वीडियो रिकॉर्डिंग्स दी जाती हैं ताकि जो है वो बाद में भी जो है वो उसको स्टडी करता रहे, उससे नोट्स वगैरह बना ले। ये व्हाट्सएप नंबर है एकेडमी का, किसी को भी फीस वगैरह पूछनी है तो उसको कांटेक्ट कर लें। आज रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी, कल और परसों से हमारी फिर क्लासेस स्टार्ट है। और कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज वी विल रैप अप द करंट इंग्लिश ऐसे। हमारी वीकली न्यूज़ एनालिसिस की भी क्लासेस स्टार्ट है, हर संडे को हम वीकली न्यूज़ एनालिसिस भी करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द रेगुलर क्लासेस। जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उनको वेलकम, जो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं उनको बेस्ट विशेस। इसी पैटर्न के ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे तो पास करेंगे। लास्ट एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, उन टीचर्स से, उन अकेडमीज से दूर रहिएगा जो कहते हैं कि आप ऐसे पास नहीं कर सकते, ठीक है। एक हदीस भी है कि मेक थिंग्स ईजी फॉर द पीपल, डू नॉट मेक देम डिफ़िकल्ट। चीज़ों को लोगों के लिए आसान बनाओ, लोगों के लिए मुश्किल ना बनाओ। तो जो आप लोगों के लिए चीज़ें मुश्किल बना रहे हैं उनसे थोड़ा दूर रहें।